इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 6 है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में श्वसन, वो चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले श्वसन होता क्या है, हम करते क्यों हैं। देखिए, सारे जो जीवित जीव है वो किस चीज़ के बने होते हैं, कोशिका के, ठीक है, सेल के। और वो जो सेल है, सेल मान लीजिए आपका कहीं पे कट गया, छट गया, या फिर एक छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा। तो छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, या फिर आपका छोटा बच्चा बड़ा होगा तो उसका सेल क्या होगा, ग्रो करेगा, सेल ग्रो करेगा। उसके बाद मान लीजिए अगर कहीं से आपको कट गया तो क्या होगा, वो खुद से रिपेयर हो जाता है। आप कुछ करते नहीं ना है, वो कटा भाग खुद से रिपेयर होने लगता है। या फिर आप कहीं पे चल रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और चलते हैं तो किस चीज़ से, पैर से चलते हैं, यानी कि सेल ही ना वहाँ पे काम करता है। या फिर देखिए, हमारे शरीर में भी मूवमेंट अंदर होता है, जो ब्लड होता है। ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हमेशा इधर उधर आते जाते रहता है। तो यानी कि जितने भी सेल्स हैं, और ब्लड भी एक टाइप का सेल है, हम आपको बात आगे बताएंगे। तो जितने भी सेल है, सारे सेल्स को क्या चाहिए होता है, एनर्जी। अपना फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी। और सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगा, सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग जो फूड मतलब जो भोजन करते हैं उससे एनर्जी मिलेगा। और कैसे मिलेगा, तो वो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन के माध्यम से ही सेल्स को एनर्जी मिलता है, ठीक है। कैसे एनर्जी मिलता है, तो जो हम जो फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो वो पहले तो स्टोमच में जाता है, पेट में जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस तरह से फूड ब्रेक डाउन होता है और वो सारे सेल्स में जाता है। उसके बाद सेल्स क्या करता है, ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में उस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो थोड़ा दिक्कत होता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम ही है, वो किस चीज़ से बने होते हैं, सेल से, कोशिका से। अब मान लीजिए हमारा फेफड़ा बना हुआ है, वो भी किस चीज़ से, सेल से बना हुआ है। लीवर बना हुआ है, वो भी चीज़ सेल से बना हुआ है। हमारा जो चमड़ा है वो भी किस चीज़ से बना हुआ है, सारा सेल से बना हुआ है। और सेल को क्या चाहिए होता है, एनर्जी। एनर्जी चाहिए होता है क्या, परफॉर्म करने के लिए, कोई भी फंक्शन। जैसे कि हमारा शरीर ग्रो कर रहा है, रिपेयर कर रहा है कटा फटा चीज़ को, कोई मूवमेंट हो रहा है, सेल भी मूवमेंट करता है। ब्लड क्या है, सेल्स है, और वो ब्लड मूवमेंट कर रहा है कि ना, यानी कि सेल्स भी क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो फूड हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। लेकिन जो एनर्जी रिलीज कब होता है, ओनली व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। श्वसन के समय जब फूड ब्रेक डाउन होता है तभी हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। बिना रेस्पिरेशन के हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। यानी कि रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस, मतलब प्रोसेस है जिससे एनर्जी रिलीज होता है फूड के माध्यम से, ठीक है ना, समझ में आया। उसके बाद इसी का इंग्लिश है, हिंदी है। देखिए, सभी जीव छोटे छोटे कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिका को कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और भोजन ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन यह ऊर्जा श्वसन के द्वारा निकलती है। और श्वसन का अर्थ भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया है, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे, अभी हम क्या बताए हैं आपको, कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही फूड क्या होगा, रिलीज करेगा क्या, एनर्जी, ठीक है, हम कह दिए। लेकिन देखिए, अब इस टाइप से हम दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो सेल, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब एनर्जी रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो उसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर होता है तो एरोबिक, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो अनएरोबिक, ठीक है। वही पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड यूजिंग ऑक्सीजन, यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में
तो एरोबिक। और ब्रेक डाउन ऑफ फूड विदाउट ऑक्सीजन, तो यह क्या होगा, अनएरोबिक। ठीक है, वायवीय अवायवीय, समझ में आया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है, हम क्या कौन सा श्वसन करते हैं, हमारे में ह्यूमन में क्या होता है, एरोबिक। और बताइए तो ह्यूमन में अनएरोबिक होता है कि ना, नहीं कर पाते हैं, लेकिन बताएंगे थोड़ा सा आगे, देखिए। और अनएरोबिक किसमें होता है, तो आपको पिछले चैप्टर में बताए थे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का किण्वन। तो उसमें हम बताए थे कि अंगूर के किण्वन से अल्कोहल बनता है, शराब बनता है, ठीक है, शराब बनता है। तो वो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस, वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन का ही एक एग्जाम्पल है, जो कि ईस्ट के द्वारा होता है। ईस्ट एक बैक्टीरिया है, उसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और एनर्जी के माध्यम से क्या रिलीज करता है, तो एल्कोहल। ठीक है, क्या रिलीज करता है, एल्कोहल। यानी कि अगर शराब बनाना है तो हम किस चीज का उपयोग करेंगे, ईस्ट का उपयोग करेंगे, ईस्ट बैक्टीरिया का। ठीक है, कुछ और बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि अनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसका हिंदी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का अपघटन होता है तो एरोबिक, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो अनएरोबिक। कितना याद रहेगा। अब देखिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज वो टूट जाएगा किस चीज में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो टूटेगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और प्लस में एनर्जी। समझ में आया, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और प्लस में एनर्जी देता है। तो देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर हम बताएं, ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, सेल्स में हो रहा है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रिलीज होगा, सेल्स में होगा। और वही कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स कहाँ पर भेजा देगा, फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो यही देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बताया कि ना, ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रिलीज हो रहा है हमारे बॉडी में, सेल्स में। ठीक है, सेल्स से कहाँ जा रहा है, फेफड़ा में, और फिर लंग्स में, और लंग्स से कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। और हम लोग लेते क्या है, ऑक्सीजन। ये समझ में आया कैसे फंक्शन करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिए ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो वाटर भी रिलीज होता है। हम इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, आप एक शीशा के सामने जाइए और उसको फूकिए, मतलब ऐसे थोड़ा सा मुंह से हवा छोड़िएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा वाटर वेपर आ जाएगा। तो वाटर वेपर कहाँ से रिलीज होगा, कहाँ से रिलीज हुआ, आप जो सांस छोड़े हैं उसी के द्वारा ना। यानी कि श्वसन में वाटर भी निकला, निकला कि ना, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला। और जो एनर्जी रिलीज होता है यही सेल्स आपकी इस एनर्जी से अपना मतलब वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है। और देखिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन हम किस चीज़ में बोले हैं, ईस्ट में। तो ईस्ट में क्या होगा, जो ये ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन यहाँ के प्रेजेंट रहेगा नहीं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में किस चीज़ में टूटता है, देखिए हम बताए हैं एल्कोहल, एल्कोहल जिसको OH कहते हैं। ठीक है, एल्कोहल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में एनर्जी। ठीक है, प्लस में एनर्जी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे भी बन रहा है, बट ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में है इसलिए अनएरोबिक। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है लेकिन एल्कोहल बन रहा है, क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। तो एरोबिक अनएरोबिक तो समझ में आया। हमारे शरीर में भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कब होता है, तो देखिए जब आप बहुत सारा दौड़ लेते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में मतलब दर्द होने लगता है कि ना, मतलब मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर लिया या फिर ज़्यादा दौड़ लिया तो आपके घुटना में दर्द होने लगता है। या फिर आप ध्यान से देखिएगा तो जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद आप तेज से सांस लेने लगते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप दौड़ रहे हैं आपका ज़्यादा एनर्जी पैर पैर के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए उस समय, लेकिन उतना एनर्जी उसको नहीं मिल पाता है। तो वो जो हमारे पैर के सेल्स होते हैं वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं,
अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि ईस्ट में होता है तो एल्कोहल बनता है, लेकिन हमारे शरीर में जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड, जिसके कारण हमारे पैर में दर्द होने लगता है। तो दौड़ने के बाद आपके पैर दर्द करने लगते हैं कि ना? दर्द करने लगते हैं। देखिए अब इसको समझिए। ड्यूरिंग हेवीली एक्सरसाइज ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स बिकम लो। ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देन मसल्स रेस्पायर अनएरोबिकली प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। यही जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के सेल जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करते हैं? लैक्टिक एसिड, जिसके कारण क्या होता है? हमारे शरीर में ऐंठन होता है। और इस लैक्टिक एसिड को हम कैसे हटा सकते हैं और सेल्स का श्वसन रेस्पिरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? तो देखिए, दौड़ने के बाद जब कोई आता है तो क्या करता है? गर्म पानी से सेकता है। पैर दर्द करने लगता है तो गर्म पानी से सेकते हैं। इससे क्या होता है? सेल्स का जो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन लेने का जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? श्वसन लेने ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने का फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। किस चीज़ के माध्यम से? जब हम गर्म पानी से जहाँ पे दर्द कर रहा है वहाँ पे सेकते हैं तो ठीक है। और धीरे धीरे जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड घटेगा और हमको आराम मिलता है। ठीक है। तो लैक्टिक एसिड से क्या क्रैम्प होने लगता है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हॉट वाटर बाथ और मसाज इंक्रीजेज ऑक्सीजन फ्लो एंड रिमूव लैक्टिक एसिड। ठीक है। तो ये मसल क्रैम्प समझ में आया? ये क्या है? एक टाइप का अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ये कहाँ पर होता है? जब हम हेवीली एक्सरसाइज करते हैं तो जो जिस पार्ट का ज़्यादा यूज करेंगे वहाँ पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा। मान लीजिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथ का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होने लगेगा? हाथ पे। क्या दर्द करेगा? हाथ। ठीक है। और वही अनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर ईस्ट में होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक, यही है। भारी व्यायाम के समय मांसपेशियों को ऑक्सीजन कम मिलती है। ठीक है। तब मांसपेशियां अवायवीय श्वसन करती है और लैक्टिक एसिड बनाता है। यही लैक्टिक एसिड में ऐंठन का कारण बनता है और गर्म पानी या मालिश से रक्त प्रवाह बढ़ता है और ऐंठन कम होती है। देखिए, अब दो तीन चीजें होती है। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? हम आपको लास्ट में समझाएंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन होता है। ब्रीथिंग मतलब हुआ सिर्फ सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इनटेक करते हैं, फिर आउटेक करते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ये ब्रीथिंग हुआ। ठीक है। ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना छोड़ना। और एक होता है रेस्पिरेशन। दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है। रेस्पिरेशन के माध्यम से हम ऊपर जो बताए हैं अभी तक क्या बताए? रेस्पिरेशन एरोबिक है और अनएरोबिक है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनर्जी रिलीज होता है। रेस्पिरेशन में हम क्या बोले हैं? एनर्जी रिलीज होता है। बट ये जो ब्रीथिंग है उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होता है। ब्रीथिंग का मतलब होता है केवल सांस लेना और छोड़ना। ठीक है। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज करना। ठीक है। तो ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना छोड़ना। तो ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है। टेकिंग इन करेंगे ऑक्सीजन रिच एयर और गिविंग आउट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है। तो उसमें दो चीज करते हैं। एक तो इनहेल यानी कि सांस लेना। इन इन मतलब लेना और एक्स मतलब बाहर निकालना। ये इस तरह से याद रखिएगा। इनहेल मतलब सांस लेना और एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। तो इनहेल मतलब क्या होगा? टेकिंग इन एयर विथ ऑक्सीजन। और एक्सहेल मतलब सांस को छोड़ना, गिविंग आउट एयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड। हम छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? जो ऊपर बताए हैं ना, तो हम क्या छोड़ते हैं? जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था तो क्या क्या निकल रहा था? CO2 प्लस में वाटर और प्लस में एनर्जी, है ना। तो यानी कि छोड़ क्या रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेल में क्या छोड़ रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे थे। और इनहेल ले क्या रहे थे? ऑक्सीजन। यही ना ले रहे थे। और वन ब्रेथ का मतलब क्या हुआ? एगो इनहेल और एगो एक्सहेल। मतलब एक बार सांस अंदर लेना, एक बार छोड़ना। वो क्या हुआ? एगो ब्रेथ हुआ। एक ब्रेथ का मतलब क्या हुआ? सांस अंदर लेना एक बार और एक बार छोड़ना। अच्छा बताइए तो
हम सांस लेते हैं तो कितना परसेंट ऑक्सीजन और कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में जितना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही ना लेंगे। यानी कि वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन है, 21% इतना ही ना ऑक्सीजन है। तो हम लेंगे कितना ऑक्सीजन, 21%। छोड़ेंगे कितना, तो लगभग 16 से 17%। ये आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। यानी कि हम ऑक्सीजन 21% लेते हैं तो पूरा ऑक्सीजन नहीं लेता है हमारा सेल। मात्र 3 से 4% ऑक्सीजन का ही ब्रेकडाउन हो पाता है, बाकी ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद नाइट्रोजन के बारे में बताइए। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 78%। नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन गैस इतना ही ना होता है, 78%। हमारा शरीर नाइट्रोजन का उपयोग करता है, अभी तक क्वेश्चन में हम बताया नाइट्रोजन का उपयोग कहीं पे हुआ है, नहीं। तो यानी कि नाइट्रोजन 78% लेते हैं और 78% निकाल भी देते हैं, ठीक है। 28% लेते हैं और 78% निकाल देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का कोई उपयोग हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। तो ये सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन युक्त वायु लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त छोड़ना। सांस लेना यानी कि ऑक्सीजन लेना, और सांस छोड़ना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। और एक सांस का मतलब होता है एक बार इनहेल करना, एक बार एक्सहेल करना, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी में कुछ चीजें दी गई है, जैसे कि ब्रीथिंग रेट किसको बोलते हैं, एक डब्बा बना के एनसीईआरटी में दिया गया है, ब्रीथिंग रेट किसे बोलते हैं। तो देखिए ब्रीथिंग रेट का मतलब होता है 1 मिनट में हमारा शरीर जितना सांस लेता है उसको कहते हैं ब्रीथिंग रेट, ठीक है। ब्रीथिंग रेट। तो 1 मिनट में हम कितना सांस लेते हैं, नॉर्मली तो आप 15 से 18 बार, ठीक है। और नॉर्मल में अडल्ट 15 से 18 बार, लेकिन जब तेज से दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं तो तेजी से सांस लेते हैं। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज लगभग 25 टाइम पर मिनट, 25 भी होता है, 30 भी होता है, 35 भी होता है, ठीक है। ऐसे होने लगता है, लेकिन एनसीईआरटी में अप टू 25 दिया है, मतलब 25 से ज़्यादा, ठीक है। और एक छोटा सा चीज़ समझ लीजिएगा ईस्ट के बारे में। ईस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अवयवीय शोषण किस चीज़ में हो रहा था, ईस्ट में। तो ईस्ट क्या है, देखिए ईस्ट वन सेलुलर एनिमल है। ईस्ट क्या है, वन सेलुलर एनिमल है। और ईस्ट क्या कर रहा था, अवयवीय शोषण कर रहा था इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या बना रहा था, एल्कोहल। और एल्कोहल प्लस में क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी ना बना रहा था, ये देखिए एल्कोहल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड भी ना बना रहा था। और देखिए ब्रेड आप देखे होइएगा, ब्रेड ब्रेड मुलायम होता है कि ना, तो यही ईस्ट के माध्यम से ब्रेड भी बनाया जाता है। और ब्रेड मुलायम होता है क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। तो एक छोटा सा नोट्स बना देते हैं, 1 मिनट। देखिए समझिए ईस्ट के बारे में। सबसे पहले ईस्ट एक छोटा सा हेडिंग दे दीजिएगा, ठीक है। ईस्ट क्या है, तो ईस्ट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल क्या होता है, हम क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। सिंगल सेल जिसमें एक ही सेल होता है, वो वही मतलब एक ही सेल में श्वसन होता है, उसका फूड ऑब्जर्व भी वहीं से करेगा, रिलीज भी वहीं से करेगा, मतलब एक ही सेल में सारा उसका काम होता है, ठीक है। तो ईस्ट क्या करेगा, रेस्पायर मतलब श्वसन करता है क्या, अनएरोबिटिकली, ठीक है। और ये रेस्पिरेशन के माध्यम से क्या क्या रिलीज करता है, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, शराब बनाते समय, बियर बनाते समय और ब्रेड बनाते समय भी। ब्रेड को मुलायम करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उससे ब्रेड क्या फूला फूला लगता है, ब्रेड फूला लगता है ना, किस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूला हुआ और नरम, पपी टाइप का नरम, ठीक है। तो इसका नोट्स बना लीजिएगा आप। उसके बाद हम कहाँ पर थे, श्वसन हम आपको बता दिए, ब्रीथिंग रेट बता दिए, ठीक है। 1 मिनट में ली गई सांसों की संख्या, तो सांस पर करते हैं, ठीक है। सामान्य व्यक्ति 15 से 18 और व्यायाम के समय 25 बार पर मिनट, ठीक है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे हम सांस कैसे लेते हैं, मतलब एयर कैसे कैसे जाता है, किस जगह से कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है, तो वो समझिए। देखिए सांस लेते हैं तो सबसे पहले मतलब हवा कहाँ पे जाता है, नाक में, नेसल पैसेज, नासिका हुआ, ठीक है। यहाँ से सांस कहाँ पे जाता है, यहाँ से ऐसे आया, फिर उसके बाद फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, फेरिंग्स लैरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया से होते हुए कहाँ पे जाता है, यहाँ से लंग्स में चला जाता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है। आगे हम बताएंगे लैरिंग, देखिए फेरिंग, फिर उसके बाद होता है लैरिंग, फिर उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद क्या होता है, यहाँ पे आया, फिर उसके बाद दो पार्ट में बट गया, तो इस दोनों को बोलते हैं ब्रोंकस, ठीक है। यानी कि हमारा, देखिए सांस ऐसे आया, फेरिंग, लैरिंग, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया से दो पार्ट में बट गया, एक इधर, इसको बोलते हैं ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस के बाद ये ब्रोंकस भी बहुत सारे ब्रांच में बट गया, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलिस। ये आपको पढ़ना नहीं है, बस बता दे रहे हैं, ब्रोंकियोलिस। और ब्रोंकियोलिस के लास्ट में छोटे छोटे पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। यहीं पे गैसों का एक्सचेंज होता है, यहीं पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आदान प्रदान यहीं पे होता है, एल्वियोली के पास, ठीक है। ये आपको 9th-10th में पढ़ना है। तो श्वसन गैसों का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्वियोली, ठीक है। कहाँ पे, एल्वियोली। अभी हम आपको लंग्स के बारे में बताएंगे फिलहाल। तो सांस कहाँ जाता है, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, फिर उसके बाद लंग्स, ठीक है। लंग्स, और लंग्स को प्रोटेक्ट क्या कर रहा है, ये देखिए रिब्स, इसको क्या बोलेंगे, रिब्स, पसलियाँ, है ना। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता, मतलब कि कोई हमको मारता तो मतलब इससे फेफड़े को हानि पहुंच सकती थी। और नीचे से क्या प्रोटेक्ट करता है, तो डायफ्राम, ठीक है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सांस नहीं ले पाता, क्यों, क्योंकि उसका डायफ्राम टूट गया, और डायफ्राम टूट गया तो मतलब प्रेशर बन ही नहीं पाता, जिसके कारण सांस नहीं ले पाता, जिसके कारण आदमी मर जाता है। यानी कि अधिकतर आदमी सांस अगर न का एक्सीडेंट होता है तो कितना कैसे मर जाता है, डायफ्राम टूटने के कारण, ठीक है। पसली टूट गया तो एक समय के लिए थोड़ा बच सकते हैं, बट अगर डायफ्राम टूट गया तो उसका प्रेशर नहीं बन सकता है और आदमी मर जाता है, ठीक है। तो एयर इंटर कहाँ से किया है, नोस्टल पैसेज यानी कि नोस्ट्रल से, ठीक है। कहाँ पर गया है, नोस्टल कैविटी में, कहाँ पर, नोस्टल कैविटी में। नोस्टल कैविटी के बाद चेस्ट कैविटी में, ये चेस्ट कैविटी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये चेस्ट कैविटी क्या है, सराउंडेड है किस चीज से, रिब्स केज से, रिब्स केज से, रिब्स केज से, ठीक है। रिब्स केज क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, ठीक है। फिर उसके बाद डायफ्राम क्या है, डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। ये क्या किस चीज में हेल्प करता है, ब्रीथिंग में, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम मतलब ऐसे चपटा हो जाता है ताकि इसका वॉल्यूम बढ़ सके और हवा अंदर आ सके, ठीक है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वही डायफ्राम ऐसे चपटा हो जाता है ताकि इसका वॉल्यूम घटा सके और हवा बाहर रिलीज कर सके, ठीक है। तो डायफ्राम का यही काम होता है, प्रेशर बनाना, ठीक है। अब दो चीज बताते हैं आपको, इनहेल और एक्सहेल में क्या होता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि अगर हम इनहेल किए, इन मतलब हम क्या बताए थे, सांस को अंदर लेना, यही ना। इनहेल करेंगे, अच्छा रुकिए दूसरे फिगर से बताते हैं। देखिए जब जब हम इनहेल करते हैं यानी कि क्या, सांस ले रहे हैं, इनहेल का मतलब क्या हुआ, सांस ले रहे हैं, देखिए सांस ले रहे हैं।
तो जब हम इनहेल करते हैं सांस अंदर आता है, कैसे आता है? देखिए ये जो रिप्स है, रिप्स क्या करेगा? बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, यानी कि मूव्स ऑफ। रिप्स आप सांस लेके देखिए, रिप्स ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि मूव्स ऑफ, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और डायफ्राम क्या होगा? देखिए डायफ्राम ऐसे है ना, ये डायफ्राम मतलब थोड़ा नीचे आएगा। पहले डायफ्राम देखिए ऐसे ऊपर है ना, लेकिन जब हम सांस लेंगे तो डायफ्राम क्या हुआ? नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ। ये देखिए नीचे की तरफ आ गया डायफ्राम। तो डायफ्राम नीचे आएगा और रिप्स ऊपर जाएगा, तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा फेफड़ा का। तो वॉल्यूम बढ़ेगा फेफड़ा का, तो अब हवा क्या होगा? बाहर से अंदर आएगा, ठीक है। तो देखिए इनहेलेशन में क्या होगा? जो रिब्स क्या होता है? मूव अप, ठीक है। रिब्स मूव अप, याद रखेगा। रिब्स मूव अप एंड आउट, अप एंड आउट लिख सकते हैं। यू अप एंड आउट मतलब क्या हुआ? रिब्स ऊपर अप होगा और बाहर की ओर आउट, बाहर की ओर होता है। और ये जो डायफ्राम होता है क्या होता है? डायफ्राम मूव्स डाउन, डायफ्राम मूव्स डाउन, जिसके कारण इसका वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ गया। तो हवा क्या आ जाता है? अंदर आ जाता है, ठीक है। ये हम क्या बताए हैं? इनहेलेशन। क्या बताए हैं? इनहेलेशन। अब हम करेंगे एक्सहेलेशन, यानी कि अब हम हवा को बाहर भेजेंगे। तो बाहर कैसे भेजेंगे? हम उसका आयतन घटा देंगे तो वो हवा बाहर निकलने लगेगा। जब क्लास में हमको सबको भगाना है तो हम क्या ठेलेंगे? तो वही होता है यहाँ पे। डायफ्राम क्या होता है? मूव बैक, मतलब ये फिर से अपने पिछले स्थिति में चला जाता है, मूव बैक हो जाता है, पीछे चला जाता है। और ये जो रिब्स अप हुआ था तो क्या होने लगेगा? डाउन होने लगेगा। अप हुआ था तो क्या होने लगेगा? डाउन होने लगेगा। और उसके बाद डायफ्राम क्या होगा? मूव अप होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। डायफ्राम नीचे जाएगा तो आयतन बढ़ेगा और हवा अंदर आएगा। डायफ्राम अगर डायफ्राम अगर अप होगा यानी कि ऊपर जाएगा तो क्या होगा? आयतन घटेगा, ठीक है। रिप्स रिप्स अगर अप होगा तो आयतन बढ़ेगा और रिप्स अगर डाउन होगा तो आयतन घटेगा, ठीक है। याद रहेगा? चलिए अब समझिए, देखिए यही है। देखो हम ब्रेथ कैसे लेते हैं, तो एयर कहाँ पर पहले गया? नोस्ट्रल से, फिर नोस्ट्रल कैविटी में, फिर वाइन पाइप से होते हुए लंग्स में जाता है। और लंग्स क्या है? लंग्स एक चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट, मतलब लंग्स को क्या प्रोटेक्ट करता है? रिब्स, ठीक है। और डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि कहाँ पर होता है? सीट बिलो द लंग्स। कहाँ पर होता है? लंग्स के नीचे। और इनहेलेशन में हम क्या बोले थे? रिब्स, रिब्स कहाँ पर हो रहा था? ऊपर की तरफ उठ रहा था, ठीक है। और डायफ्राम क्या हो रहा था? नीचे की तरफ हो जा रहा था। डायफ्राम पहले ऐसे पोजीशन में रहता है, लेकिन वो नीचे की तरफ हो गया। तो रिब्स ऊपर गया और डायफ्राम नीचे हुआ, तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया तो हवा अंदर आएगा और इसी के एयर इंटर करेगा, ठीक है। डायफ्राम डाउन होगा तो डायफ्राम, अब उसके बाद एक्सहेलेशन, हमको हवा बाहर निकालना है। तो हवा बाहर निकालना है तो क्या करेंगे? डायफ्राम अपने पहले पोजीशन में हो जाएगा, यानी कि कहाँ पर हो जाएगा? मूव मूव डाउन हो जाएगा, मूव अप हो जाएगा। डायफ्राम हो जाएगा मूव अप, मूव अप। यहाँ पे ना डाउन हुआ था इनहेलेशन में ना, तो डायफ्राम क्या होगा? एक्सहेलेशन में मूव अप हो जाएगा। और रिब्स क्या हो गया था? रिब्स बाहर की तरफ में निकला था, अब रिब्स अंदर की तरफ जाएगा। हमको वॉल्यूम घटाना है तो रिब्स क्या होगा? अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि मूव डाउन, नीचे की तरफ जाएगा। तो एयर क्या होगा? बाहर निकलेगा। एयर क्या होगा? बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यही है, वायु नथनों के होते हुए नासिका गिरा से श्वास नली के फेफड़ा तक जाता है और फेफड़े छाती की गुहा में होते हैं जिसे पसलियाँ सुरक्षा देती है। और डायफ्राम क्या होता है? फेफड़ा के नीचे पेशीय झिल्ली, पेशीय लिख लीजिएगा, पेशी, ये पेशीय झिल्ली होता है, ठीक है। सांस लेना यानी कि पसलियाँ जब ऊपर जाता है और डायफ्राम नीचे जाता है, और सांस छोड़ना मतलब पसलियाँ नीचे और डायफ्राम ऊपर, ठीक है। इतना याद रखिएगा।
अब देखिए यहाँ पे यहीं पे हम जो शुरू में जो बताए थे, हम क्या लेते हैं, क्या-क्या छोड़ते हैं, ठीक है? मतलब ऑक्सीजन कितना लेते हैं, ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं और क्या छोड़ते हैं। तो थोड़ा-सा हम बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी रिलीज़ करता था सेल। तो हम क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर भी थोड़ा-सा हम निकालेंगे, यानी कि वही जो जल वाष्प के रूप में थोड़ा-सा निकलता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे एक छोटा-सा इस टाइप से नोट्स बना लीजिएगा, इस टाइप से, ठीक है? डब्बा करके बना लीजिएगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। इस टाइप से ऐसे डब्बा बना लीजिएगा। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा टाइप ऑफ एयर, ठीक है? ऑक्सीजन O2, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो देखिए हम दो चीज करते हैं, एक तो करते हैं इनहेल और एक क्या करते हैं, एक्सहेल। क्या करते हैं, एक करते हैं इनहेल और एक करते हैं एक्सहेल। जब हम लेते हैं तो वायुमंडल में जितना ऑक्सीजन होगा उतना ही हम लेंगे, उससे नहीं ज़्यादा लेंगे और ना ही कम लेंगे। तो वायुमंडल में कितना रहता है, 21%। तो हम ऑक्सीजन कितना लेंगे, इनहेल करेंगे 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, कहीं कहीं पे लिखा होगा 0.03%, लेकिन एनसीईआरटी में आपके बुक में लिखा है 0.04%। तो हम लिख दिए हैं 0.04%। तो इनहेल में कितना ऑक्सीजन लेते हैं, 21%। छोड़ते हैं कितना, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, 0.04%। ये तो इनहेल कर लिए। उसके बाद इनहेल क्या कर लिए, ऑक्सीजन कहाँ गया, कहते हैं फेफड़े के बाद सेल्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन एनर्जी मतलब ब्रेक डाउन करेगा फूड के साथ में और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो 21% ऑक्सीजन हम लिखाए हैं, 21% ऑक्सीजन का उपयोग सेल्स नहीं करता है, 3-4% का ही उपयोग करता है और लगभग 16.4% ऑक्सीजन हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे 16.4% ही निकाले, यानी कि लगभग 16 4 20 लगभग 4%। देखिए 4.6 हुआ, लेकिन लगभग 4-4.5% कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। बाकी 4.5% ऑक्सीजन फूड का ब्रेक डाउन किया और वो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है? तो हम कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकालेंगे, लगभग 4.5%, यानी कि 4.4%। तो इनहेल करेंगे 21% ऑक्सीजन और 0.07% कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल करेंगे 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? याद रखिएगा। तो यही है, एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन। जो हम छोड़ते हैं तो वही में था, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था। और मॉइस्चर कैन बी सीन ऑन अ मिरर व्हेन वी एक्सहेल। जब हम सांस छोड़ते हैं तो मॉइस्चर नमी होता है कि ना, थोड़ा सा, मतलब आप आईना पे हल्का सांस छोड़िएगा तो थोड़ा सा सांस मतलब मॉइस्चर होगा। तो वही हम बताए थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और प्लस में एनर्जी, यही ना रिलीज होता है। तो यही वाटर मॉइस्चर बन जाता है। तो बाहर छोड़ी गई वायु से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऑक्सीजन होता है और सांस छोड़ते समय दर्पण पर नमी दिखाई है, यह जल वाष्प होता है, ठीक है? अब हम अलग अलग जीवों में देखेंगे कि कौन सा जीव किसी चीज के माध्यम से श्वसन करते हैं, ठीक है? तो आदमी किस चीज के माध्यम से, आपको क्या है, आपको श्वसन करने के लिए आप किस चीज के माध्यम से श्वसन कर रहे हैं? ह्यूमन किस चीज के माध्यम से श्वसन करता है, जितना भी स्तनधारी है, जो बच्चे को दूध पिलाता है, जिसका फीमेल बच्चे को दूध पिलाता है, उसमें क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है, जिसको फेफड़ा कहते हैं। यानी कि जितने भी स्तनधारी हो गए, ह्यूमन भी क्या है, स्तनधारी ही ना है। तो ह्यूमन के पास क्या पाया जाएगा, लंग्स पाया जाएगा। और जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उसके पास क्या पाया जाता है, ट्रैकिया, ठीक है? क्या पाया जाता है, ट्रैकिया। अभी हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये क्या है, देखिए इसी को कहते हैं ट्रैकिया। ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम ऐसे है, ऐसे और यहाँ पे ये वायु सैक है, तो इसको कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं, ट्रैकिया। तो इंसेक्ट किस चीज़ के माध्यम से
एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है इंसेक्ट में तो ट्रैकिया, क्या होता है ट्रैकिया, ठीक है। ये इंसेक्ट में क्या पाया जाता है ट्रैकिया, ठीक है। अगर इंसेक्ट में कॉकरोच में कहेंगे तो कॉकरोच में क्या पाया जाएगा एस्पेरिकल्स, कॉकरोच में क्या पाया जाएगा एस्पेरिकल्स। देखिए कॉकरोच में क्या पाया जाएगा, कॉकरोच में स्पेरिकल्स पाया जाता है, यानी कि कॉकरोच भी तो एक टाइप का इंसेक्ट है, तो कॉकरोच में जो ट्रेकिया होता है उसके स्पेरिकल्स होते हैं। और इंसेक्ट में सारा इंसेक्ट में क्या पाया जाएगा ट्रैकिया, सारा इंसेक्ट में क्या पाया जाएगा ट्रैकिया, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद फिश में क्या पाया जाता है गिल, फिश में क्या पाया जाता है गिल, आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए ये फिश हो गया, फिश में क्या पाया जाएगा गिल, ये जो है ये क्या है गिल्स होता है, ये किस चीज में पाया जाता है फिश में। और गिल्स के माध्यम से कहाँ पे सांस लिया जाता है पानी के अंदर, कहाँ पे सांस लिया जाता है पानी के अंदर। पानी के अंदर सांस लेने के लिए क्या जरूरी चाहिए होना होता है गिल्स, जिसके पास गिल्स होगा वो पानी के अंदर सांस ले पाएगा नहीं। ह्यूमन के पास क्या होता है लंग्स, इसलिए पानी के अंदर सांस नहीं ले पाता है। आप बताइए वेल, वेल और डॉल्फिन, वेल और डॉल्फिन के पास गिल्स होता है या नहीं, सोच के रखिए, बाकी आगे वीडियो में बताएंगे। फिर उसके बाद आगे देखिए गिल्स के माध्यम से फिश श्वसन करते हैं। फिर उसके बाद केंचुआ को देखते हुएगा, केंचुआ, केंचुआ को हमेशा देखिएगा उसका जो त्वचा होता है वो क्या होता है थोड़ा गीला गीला टाइप का होता है कि ना। केंचुआ का त्वचा हमेशा गीला मॉइस्ट होता है और स्लिपरी होता है, हाँ स्लिपरी होता है, मॉइस्ट और स्लिपरी होता है। अगर हम केंचुए को नमक रख देंगे तो क्या होगा डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसका पानी निकल जाएगा और वो मर जाएगा, ठीक है। यानी कि अर्थवर्म किस चीज से सांस लेता है स्किन से, फिश किस चीज से गिल्स से, इंसेक्ट किस चीज से ट्रेकिया से, ह्यूमन या स्तनधारी मैमल्स किस चीज से लंग्स से, फ्रॉग किस चीज से, तो फ्रॉग दो चीज है, अब देखिएगा फ्रॉग पानी में भी रहता है, उभयचर है, पानी में भी रहता है एम्फीबियन और स्थल पे भी रहता है। तो जब वो स्थल पर रहेगा तो लंग्स से, जैसे कि हम सांस लेते हैं लंग्स से, लेकिन जब पानी में रहेगा तो स्किन से, याद रहेगा। जब पानी में रहता है तो स्किन से, मॉइस्ट स्किन, स्किन में भी कैसा है मॉइस्ट स्किन, ठीक है। पानी में रहता है तो स्किन से और बाहर रहेगा तो लंग्स से, और दो चीज से सांस लेता है। आपको दिखा देते हैं और चीज का, हाँ सॉइल के बारे में थोड़ा बता देते हैं, सॉइल है कि नहीं। देखिए आगे बताएंगे, रुकिए। अब देखिए ब्रीथिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर सांस लेने के लिए हमको क्या चाहिए गिल्स चाहिए, ठीक है ना। तो फिशेज ब्रेथ थ्रू गिल्स दैट ऑब्जर्व ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में, वाटर में ऑक्सीजन पाया जाता है ना, कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, ये ऑक्सीजन, ये ना ऑक्सीजन लेता है, तो वाटर में क्या पाया जाता है ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, तो यही ऑक्सीजन फिश किस चीज के माध्यम से लेता है गिल्स के माध्यम से, ठीक है। और ये देखिए व्हेल्स एंड डॉल्फिन कम आउट टू सरफेस टू ब्रीथ एयर, दे हैव लंग्स, उसके पास गिल्स नहीं होता है। अब देखते हुए कि व्हेल्स का मुंह पानी के ऊपर आते रहता है और डॉल्फिन हमेशा छलांग लगा लगा के बाहर आती है, क्यों, क्योंकि उनके पास लंग्स होता है, उनके पास लंग्स होता है, उनके पास गिल्स नहीं होता है, याद रखिएगा। मछलियाँ गलफरे द्वारा पानी में घुले अपने तो सेवन करती हैं, और व्हेल्स और डॉल्फिन के फेफड़े से सांस लेती है, इसलिए वे सतह पर रहते हैं। अब हम आपको बताएंगे, देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट में भी तो श्वसन होता है, प्लांट में श्वसन कैसे होता है, तो देखिए प्लांट का जो पत्ती होता है, पत्ती ही ना, पत्ती पर ही ना एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। आप किसी प्लांट का पूरा पत्ती तोड़ दीजिए, क्या होगा उसमें रेस्पिरेशन नहीं होगा, पौधा पौधा क्या होगा सूख जाएगा। तो प्लांट ऑल्सो ऑब्जर्व टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भी कहाँ पर लिप्स में होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू स्टोमाटा, देखिए इसकी ये पत्ती हुआ ना, पत्ती, पत्ती हुआ, पत्ती पर छोटा 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 छिद्र होता है, इसको क्या कहते हैं स्टोमाटा, छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा से ही क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और प्लांट कौन सा गैसेज लेता है, तो प्लांट लेता है CO2, CO2 इनटेक करता है
और निकालता क्या है तो ऑक्सीजन। प्लांट क्या लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता क्या है ऑक्सीजन। तो पौधे भी श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करती है जड़। मिट्टी के कणों के भी हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। इतना याद करके रखिएगा। और जैसे फोटो दिखा देते हैं कि यहाँ एक चीज और देखिए, प्लांट में सिर्फ लीव्स ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं करता है, प्लांट का जो रूट होता है वो भी ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन। किस चीज से, सॉइल के माध्यम से, सॉइल के माध्यम से यानी कि मिट्टी के माध्यम से। अब देखते होइएगा कि आम का लीची का पेड़ है ना, वहाँ पर अगर बहुत पानी जम गया, मान लीजिए अगर 3 महीना 4 महीना पानी जमल रह जाएगा तो अधिकतर आम का लीची का पेड़ सूखने लगता है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट का रूट होता है, रूट वो भी रेस्पिरेशन करता है, उसको भी क्या ऑक्सीजन चाहिए रूट्स को भी। और जब पानी जम गया, पानी, तो क्या होता है, मिट्टी में जो ऑक्सीजन होता है वो ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मिट्टी में क्या आ गया, वाटर आ गया, वाटर। और वाटर आ गया तो मिट्टी पूरा मतलब फुल्ली क्या हुआ, वहाँ पे मिट्टी में रंध्र यानी कि थी तो बचा ही नहीं। तो इसी के कारण जड़ रेस्पिरेशन नहीं कर पाता, इस कारण अधिकतर पेड़ आम का या लीची का, ज़्यादा सभी नहीं सूखते हैं लेकिन लगभग बहुत सारे पेड़ सूख जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ये है रूट, ठीक है, ये क्या है रूट, ये है रूट, और ये मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा है। देखिए मिट्टी के टुकड़े में ये गैप है, गैप है कि ना। हम्म? ये जो छोटा छोटा गैप्स है, ये क्या है, इसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा क्योंकि ये मतलब खाली जगह है, खाली जगह में कुछ ना कुछ तो पाया जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पाया जाएगा यहाँ पर। और ये जो रूट है, इन ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और अगर यहीं पे पानी जम गया पूरा में तो क्या होगा, ये जो ये जो खाली जगह है यहाँ पर भी पानी आने लगेगा और ये सारा पानी से पैक हो जाएगा। तो इसके कारण रूट क्या होगा, ऑक्सीजन, मतलब इस खाली जगह में ऑक्सीजन जो था वो खत्म हो गया और रूट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से पेड़ सूखने लगते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। देखिए ब्रीथिंग का मतलब हम क्या बोलते हैं, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ब्रीथिंग। तो वी टेक इन एयर एंड गिव्स आउट। ब्रीथिंग में बस हम एयर लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, उस जब ऑक्सीजन को लेते हैं उसके माध्यम से ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, क्यों, एनर्जी के लिए, तो हो जाएगा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ये हो गया ब्रीथिंग। और उस ऑक्सीजन से जब हम भोजन को ऊर्जा पाने के लिए तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, श्वसन। और ब्रीथिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस। हम आपको पिछले चैप्टर में फिजिकल और केमिकल चेंजेस बताए थे। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, नई सब्सटेंस बन रहा है, नो। लेकिन रेस्पिरेशन के माध्यम से न्यू सब्सटेंस बनता है कि ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोटे बना क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस में एनर्जी। देखिए न्यू सब्सटेंस बन गया। तो एक और कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। ब्रीथिंग कहाँ पे होता है, लंग्स में। और रेस्पिरेशन कहाँ पे, सेल्स में हो रहा है, क्योंकि फूड प्रिपेयर सेल्स ही ना करते हैं। उसके बाद देखिए कोई भी एनर्जी रेस्पिरेशन थी ब्रीथिंग में हो प्रोड्यूस होगा नहीं, क्योंकि फिजिकल चेंज है, कोई नया चीज नहीं बनेगा। लेकिन ये क्या है, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में तो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था ना। और ब्रीथिंग में ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होता है और उसका ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन होता है किस में, रेस्पिरेशन में। याद रहेगा। धन्यवाद।